हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप सब ठीक होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो अपनी पटवारी के सेशन में जो पहला सेशन देखा था वो तो देखा था कि क्या क्या प्रोसेस होगी, क्या पेपर रहेगा, इसके बारे में अपन ने स्टडी की थी। और बाद में अपन ने साइंस स्टार्ट किया था, तो साइंस में अपन ने विज्ञान के आधारभूत तत्व से स्टार्ट किया था और उसमें अपन ने पढ़ लिया था कि विज्ञान के आधारभूत तत्व होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये मेन 3 आधारभूत तत्व होते हैं साइंस के ना। उसके बाद में अपन ने फिजिक्स स्टार्ट कर लिया था। आज जो पढ़ रहे हैं वो है केमिस्ट्री, यानी जो टॉपिक है वो है विज्ञान के जनरल प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ये अपन का टॉपिक है ना। इसमें अपन ने फिजिक्स पढ़ लिया था, पहले दिन स्टार्ट किया था, तब अपनी फिजिक्स है वो क्लियर किया था। आज जो पढ़ रहे हैं वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्री है रसायन विज्ञान। सरफेस का ही पढ़ना है, अपन को डीप में नहीं जाना है। पहला टॉपिक है विज्ञान के आधारभूत तत्व साइंस में, उसमें है विज्ञान के आधारभूत तत्व पहला टॉपिक है। फिजिक्स अपन ने क्लियर कर लिया था। आज जो करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है इसकी परिभाषा। इसके अंतर्गत पहले इसकी परिभाषा डेफिनेशन ही आ जाती है कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है। तो यह रसायन विज्ञान है, विज्ञान की एक ब्रांच है। क्या है? एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ है, पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना इत्यादि का इसमें स्टडी की जाती है। यानी कि कोई भी पदार्थ है, पदार्थों के क्या गुण हैं, क्या संगठन है, क्या संरचना है उसकी, और उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है। गुण, पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना इत्यादि की स्टडी और उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है, इन सब का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसको कहा जाता है केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान। नेक्स्ट आता है इसकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन, यानी रसायन विज्ञान का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है, मिस्र का एक शब्द था केमिया। केमिया, ये है केमिया। ये मिस्र का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है काला रंग। काला काला रंग है ना, काला रंग। इस शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। इस शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। कैसे? क्योंकि मिस्र के लोग हैं वो काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी को कहा करते थे कीमी। कीमी कीमी कहा करते थे मिट्टी को, और वहीं से काला कीमिया, कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, और कीमिया से ही केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। अब बात करते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, बात करते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान का जो जनक है वो है लेवाय, थोड़ा टफ नाम है, लेवासियरे। रसायन विज्ञान का जो जनक है वो है लेवासियर। ओके, ये रसायन विज्ञान का जनक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो इतनी बात हुई, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसको कहा जाता है, कोई भी पदार्थ, उसके गुण, संगठन, संरचना इत्यादि में जो परिवर्तन हो रहा है, इन सब की स्टडी जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान की ओरिजिन देखा कहाँ से हुआ है, मिस्र का एक प्राचीन शब्द है केमिया जिसका अर्थ होता है काला रंग, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। और फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवासियरे को कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रसायन विज्ञान में, बात की जाती है, नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो है पदार्थ, यानी पदार्थ किसे कहा जाता है, क्या होता है पदार्थ, है ना, पदार्थ किसको कहा जाता है। पदार्थ
पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ है कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्पेस घेरती हो, जो स्थान घेरती हो, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव कंडीशन में हो, जो स्थान घेरती हो, जिसका खुद का मास हो, द्रव्यमान हो, जिसका खुद का मास हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो। पदार्थ में 3 चीज़ आती हैं। एक तो है कि कोई भी वस्तु जो कि स्पेस घेरती हो, कोई भी वस्तु जिसका खुद का द्रव्यमान हो, मास यानी क्या होता है? मास होता है द्रव्यमान, जिसका खुद का द्रव्यमान हो। और तीसरी जो चीज़ है वो है जो अपनी संरचना में, जो संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, विरोध करती हो। ये 3 चीज़ पदार्थ के अंतर्गत आती है। कोई ये पूछे कि पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जो स्पेस स्थान घेरती हो, जिसका खुद का द्रव्यमान हो, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, जैसे कि जल, जैसे कि वायु, अग्नि, ये सब पदार्थ की कंडीशन में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पदार्थ के क्लासिफिकेशन की। तो मेनली पदार्थ हैं वो 3 भागों में बांटे हुए हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है वो है गैस। अब बात करते हैं सीक्वेंसली कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है, इनके बारे में। तो पदार्थ की वह अवस्था, कोई भी अवस्था जिसका 2 चीज़ दिमाग में रख लेना, जिसका द्रव्यमान, और पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो, उससे क्या कहा जाता है? सॉलिड। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे सॉलिड कहा जाता है। लिक्विड जिसका आकार और आयतन तो निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो अनिश्चित है और आयतन निश्चित होता है, उसे लिक्विड कहा जाता है। गैस पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और वॉल्यूम यानी आयतन दोनों ही अनिश्चित हो, उसे गैस कहा जाता है। सॉलिड में अपन बात करते हैं जैसे लोहा, जैसे लकड़ी, ये सॉलिड में आते हैं। लिक्विड में जैसे वाटर, पेट्रोल, ये लिक्विड में, और गैसेज में जैसे कि हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसेज में आते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की अपन ने बात की। अब बात करते हैं कि जैसे गैस है कि गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इनका कोई पृष्ठ नहीं होता है, और इसे आसानी से कॉम्प्रेस्ड किया जा सकता है, यानी इसे संपीड़ित किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इनका कोई पृष्ठ नहीं होता है। और एक है कि ताप और दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को चेंज किया जा सकता है। किसमें? टेम्परेचर और प्रेशर, इन दोनों में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को चेंज किया जा सकता है। अपवाद है, इसमें सिर्फ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जैसे कि पत्थर है, इनमें चेंज नहीं किया जा सकता है, ये ठोस अवस्था में ही रहता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि इनके आकर्षण बल की, अगर अपन बात करें कि ठोस है, द्रव्य और गैस, ठोस, द्रव्य, गैस है, इनमें इनकी अगर आकर्षण बल की अगर बात करें तो ठोसों में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, द्रव्य में आकर्षण बल ठोसों की बजाय कम होता है, और गैस में आकर्षण बल है वो न के बराबर होता है। कैसे? क्योंकि ठोस में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पास में स्थित होते हैं, मॉलिक्यूल
पास पास में स्थित होते हैं, जिसकी वजह से इंट्रैक्शन जो आकर्षण बल है, फोर्स है, वो ज़्यादा मात्रा में लगता है, अधिक होता है। द्रव्य में ठोसों की बजाय जो मॉलिक्यूल है थोड़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। और गैसेज में मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा दूरी पर स्थित होते हैं, इसलिए इनमें आकर्षण बल सबसे कम होता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो ठोस CO2 है, जो ठोस CO2 है, ठोस CO2 को शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। यानी कि ठोस जो CO2 है, जो शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ है, किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। और जल है, वाटर है, वो तीनों स्टेजेज में रह सकता है, यानी कि जल में, ठोस में, द्रव्य में, गैस में। क्योंकि ठोस में जब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा बर्फ, वाटर है तो ठोस में हो जाएगा। आइस ठोस ही तो होती है। लिक्विड जो वाटर है नॉर्मल कंडीशन में लिक्विड स्टेज में ही रहता है, और गैस में वाटर वेपर जब भाप निकलती है तो वो गैसेज स्टेज में वाटर वेपर के रूप में जल है वो रह सकता है, यानी पदार्थ तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। इसके बाद में एक पदार्थ की ना चौथी अवस्था भी होती है, चौथी और पांचवी अवस्था। जो चौथी अवस्था होती है पदार्थ की, उसको कहा जाता है फोर्थ। जो चौथी अवस्था, पदार्थ की तीन अवस्था मैंने ठोस, द्रव और गैस बताई थी। चौथी अवस्था को कहा जाता है प्लाज्मा अवस्था। चौथी अवस्था को कहा जाता है प्लाज्मा अवस्था, और पांचवी अवस्था को कहा जाता है बोस आइंस्टाइन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। पदार्थ की तीन अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था, और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट अगर पूछ लिया जाए तो। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ। एक है कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है ना, गलनांक और कवंतनांक, इनके बारे में बता देती हूँ ना। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन है ना, ऊर्ध्वपातन यानी कि पदार्थ जब ठोस से लिक्विड में चेंज न होकर ठोस से डायरेक्टली ही गैसीय स्टेज यानी वेपर के रूप में जब कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। यानी कि पदार्थ सीधे ही गैस बन जाता है ना, गैस बन जाता है, पदार्थ ठोस से सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। एक चीज़ आता है मेल्टिंग, यानी कि मैं हिंदी में बता देती हूँ। गलनांक क्या होता है? एक गलनांक होता है, एक है कवंथनांक है ना। गलनांक क्या होता है कि पदार्थ है जो ठोस से, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वह ठोस से जिस स्टेज पर ठोस से द्रव्य में कन्वर्ट हो रहा है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, उस पॉइंट को, और वह जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है गलनांक। यानी ठोस, आप सीधा ये याद रख लो, ठोस से द्रव्य में, और द्रव्य से वाष्प में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? कवंतनांक। अब इसमें एक चीज़ बता दूं कि मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज होती थी, क्योंकि पूछ लिया जाता था एग्जाम में गलनांक होगा, कवंतनांक होगा, क्या होगा। तो एक ऐसे याद रख लो आप कि पहले ठोस से द्रव्य आ रहा है ना, तो पहले इसका उल्टा होगा, कै बाद में आ रहा है, गे पहले आ रहा है ना, पहले गलनांक होगा और बाद में कै होगा, है ना, कवंतनांक। इस हिसाब से आप इसको याद कर लेना। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं तत्व के बारे में।
एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तत्व, तत्व है ना, एलिमेंट क्या होता है ना। तो तत्व शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था वायल ने। वायल नाम के एक साइंटिस्ट थे और 1661 में वायल ने सबसे पहले तत्व शब्द है वो प्रयोग में लिया था। वायल जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी परिभाषा दी थी। अब तत्व क्या होता है इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि तत्व क्या होता है। तत्व पदार्थ का वह मूलभूत कंपोनेंट होता है, मूल रूप होता है पदार्थ का, जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। और जैसे कि सोना, चांदी इत्यादि तत्व की कंडीशन में आते हैं ये। और तत्व है ये किससे मिलकर बना हुआ होता है। तत्व में जो पहले मेन कंपोनेंट है वो है परमाणु है ना। परमाणु से मिलकर क्या बना हुआ होता है, अणु है ना। परमाणु सबसे छोटा होता है और अणु उससे बड़ा होता है, यानी कि तत्व है जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसमें 3 चीज आती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं मोटा मोटा बता देती हूँ। प्रोटॉन क्या होता है कि जैसे कि कोई भी परमाणु है, ठीक है, ये मान लो कि ये सोडियम परमाणु है ना, सोडियम परमाणु है, तो इसके चारों ओर क्या होंगे, इसके चारों ओर जो कक्ष होगा उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, इसका जो नाभिक है, सोडियम का जो नाभिक है, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस नाभिक में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। उसके बाद में तत्व को जो तत्व होते हैं इनको 3 रूपों में बांटा जा सकता है, धातु, उपधातु एंड अधातु में। धातु, अधातु और उपधातु। तत्वों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, मेटल धातु में, नॉन मेटल अधातु में और उपधातु की कंडीशन में। धातु क्या होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं कि जिनकी वजह से कुछ उनको तत्व को धातु कहा जाता है और कुछ को अधातु कहा जाता है और कुछ को उपधातु कहा जाता है। धातु की कंडीशन, धातुओं के लक्षण ये होते हैं कि धातु चमकीली होती है ना। और ताप जो विद्युत है, विद्युत की क्या होती है, धातु सुचालक होती है। जैसे कि जो भी बिजली के तार वगैरह होते हैं उनमें धातुओं के तार ही वो बने हुए होते हैं, न कि अधातुओं के। ठीक है, तो धातु क्या है, धातु विद्युत की सुचालक होती है, धातु तन्य होती है। ठीक है, जैसे इसे तार की भांति से खींचा जा सकता है। उसके बाद में जैसे कि सोना, चांदी, ये सब धातुओं की कंडीशन में ही आते हैं। धातु चमकीली होती है, धातु विद्युत की सुचालक होती है, धातु है वो तन्य होती है, इसे खींचा जा सकता है। और एक पारा धातु है, एक धातु है पारा, ध्यान रख लेना इस चीज़ का, पारा धातु है ना। ये क्या है, ये जो नॉर्मल कंडीशन में ये लिक्विड अवस्था में रहती है। धातु क्या होती है, सॉलिड होती है, लेकिन पारा धातु है वो नॉर्मल कंडीशन में लिक्विड अवस्था में रहती है। इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना, ये एक्सेप्शन है।
इसके बाद में आगे बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल हो गए सोना चांदी वगैरह, ये सब धातुओं की कंडीशन में ही आते हैं। अधातु, अधातु यानी ये रंगीन होती हैं, रंगीन होती हैं। इसके विपरीत ये धातु सुचालक है, अधातु विद्युत की कुचालक होती है, अधातु विद्युत की कुचालक होती है। इसके बाद में ये अधातु हैं, ये इनके विभिन्न रंग होते हैं, विभिन्न रंगों की होती है। उसके बाद में एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, गैसेज हैं, ये अधातु की कंडीशन में आती हैं। उपधातु क्या होती हैं? धातु और अधातु के जो बीच के करैक्टरिस्टिक हैं वो उपधातु की कंडीशन में आते हैं और इनके बीच के गुण हैं ये दर्शाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। याद रख लेना, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं उपधातु के। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, ये उपधातु की कंडीशन में ही, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये उपधातु की कंडीशन में ही आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक धातुओं के बारे में, जिनका आवर्त सारणी में कौन सी धातु सबसे पहले नंबर पर है, ब्रह्मांड में कौन सी धातु है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, इनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो ज़्यादा नहीं है, बस 6-7 धातु हैं, उनके बारे में धातु अधातु उनके बारे में आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि जो स्पेसिफिक होते हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद में अपन का ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। फिर कल स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। तो सबसे पहले आती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करें तो आवर्त सारणी का जो सबसे पहला तत्व आता है वो है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में सबसे पहले नंबर पर आता है वो है हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक है 1 होता है, परमाणु क्रमांक है हाइड्रोजन का वो 1 होता है ना, इसमें इट मीन्स ये सबसे पहले आता है। उसके बाद में और सबसे सरलतम तत्व भी हाइड्रोजन है और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व भी हाइड्रोजन है। परमाणु क्रमांक है वो 1 है। आवर्त सारणी में सबसे पहले आने वाला तत्व हाइड्रोजन है, ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, सबसे सरलतम तत्व भी हाइड्रोजन ही है। उसके बाद में अगला तत्व आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तत्व की अगर बात करें तो यह है वायुमंडल में सर्वाधिक मौजूद, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मौजूद हाइड्रोजन और वायुमंडल में सर्वाधिक मौजूद कोई तत्व है तो वो है नाइट्रोजन। इट मीन्स आपने पढ़ा होगा 78% के समथिंग वायुमंडल में नाइट्रोजन परसेंट है। उसके बाद में अगला जो तत्व है वह है ओजोन, O3। ओजोन को डिनोट करते हैं O3 में। ओजोन है वो वायुमंडल में सबसे निष्क्रिय अगर धातु है तो वो है ओजोन। उसके बाद में अगला बात करते हैं अपन लिथियम के बारे में। लिथियम Li, यह है Li। लिथियम है सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु वो आती है लिथियम से। उसकी नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो पृथ्वी में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो धातु है वो एल्यूमिनियम है। पृथ्वी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु, ब्रह्मांड में है हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में पूछ लें तो हाइड्रोजन, वायुमंडल में पूछ लें तो नाइट्रोजन और पृथ्वी पर पूछ लें तो एल्यूमिनियम सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। फिर एक मैंने आपको बताया था पारा, भी जो बताया था पारा होता है वो एक अकेली ऐसी धातु है जो कि द्रव्य अवस्था में रहती है। उसके बाद में सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है?
सिलिकॉन जो अभी बताया था एक उपधातु की कंडीशन में आती है। और ऑक्सीजन के पश्चात जो सर्वाधिक तत्व है वो है सिलिकॉन ही। ऑक्सीजन के बाद में जो नंबर आता है वो सिलिकॉन का ही आता है। नेक्स्ट है सोडियम Na। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम है कि अत्यंत क्रियाशील धातु होती है। जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि सोडियम को कच्ची मिट्टी का तेल हो जिसे कैरोसिन तेल कहा जाता है उसमें सोडियम को रखा जाता है ना। तो सोडियम सबसे एक्टिवली धातु है। अगर पानी में इसे रख देना तो विस्फोट हो सकता है, इसलिए इसे कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। उसके बाद में टंगस्टन एक धातु आती है, टंगस्टन। टंगस्टन धातु की है कि सर्वाधिक गलनांक वाली जो धातु है, गलनांक और कमंतनांक मैंने आपको अभी बताए थे, तो सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है वो आपकी आती है टंगस्टन के बारे में। और आपके ये था नॉर्मली केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के बारे में। कुछ आपको मैं बता देती हूँ आवर्त सारणी में जो परमाणु क्रमांक हैं उनके बारे में 1 से लेकर 10 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ये होते हैं स्टार्टिंग के परमाणु क्रमांक वाले तत्व। और परमाणु क्रमांक है जैसे कि ये कोई तत्व है ना, ये कोई तत्व है तो परमाणु क्रमांक हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं ना, दाहिनी ओर, बाईं ओर नीचे की ओर परमाणु क्रमांक लिखे जाते हैं और ऊपर की ओर लिखे जाते हैं वो द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर लिखी जाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़कर इसकी संख्या लिखी जाती है। तो ये टॉपिक था केमिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे बायोलॉजी के बारे में। और आज का ये अपन का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। और अगले वाले सेशन के बारे में विज्ञान के आधारभूत तत्व अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लिया है और बायोलॉजी अपन आगे के लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।